मेरे फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन। आज हम प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। भारत के प्राचीन काल में इस विश्वविद्यालय में देश और दुनिया के काफ़ी छात्र पढ़ने के लिए आते थे। उस काल में यह विश्व का एकमात्र विश्वविद्यालय था जो काफ़ी उच्च स्तर पर पहुंचा हुआ था। मध्यकाल में इस विश्वविद्यालय को मुस्लिम आक्रांताओं ने ध्वस्त कर दिया। ध्वस्त करने का कारण क्या था? ध्वस्त करने का कारण ये था कि मुस्लिम जो है इस बात को समझ गए थे कि जब तक भारत में ज्ञान दैनी शक्ति है, ज्ञान को देने की शक्ति है और लोग ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे, तब तक इस देश को जीता नहीं जा सकता। और इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने विश्वविद्यालय पर वो अपना टारगेट बनाया और विश्वविद्यालय को, नालंदा विश्वविद्यालय को खत्म कर दिया। यानी इसमें रखी हुई किताबों को चलाकर भस्म कर दिया। मेरे फ्रेंड, नालंदा संस्कृत का शब्द है। नालंदा संस्कृत के शब्द से बना है नालम प्लस दा। संस्कृत में नालम का अर्थ होता है कमल, और कमल जो है ज्ञान का प्रतीक है। नालम प्लस दा यानी कमल देने वाली, ज्ञान देने वाली ऐसी संस्था। कालक्रम से यहाँ महाविहार की स्थापना के बाद इसका नाम नालंदा महाविहार भी पड़ा। नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान राज्य में पटना से 95 किलोमीटर, राजगीर से 12 किलोमीटर, बोधगया से 90 किलोमीटर गया होकर और पावापुरी से 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस विश्वविद्यालय के खंडरों को अलेक्जेंडर कनिघम ने तलाश कर बाहर निकाला था, जिसके जले हुए भग्नावशेष इसके प्राचीन वैभव की दास्ता को व्यक्त करते हैं, बयां करती है। इस महान विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्तकालीन सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने 413 से 455 ईसा पूर्व में की थी। इस विश्वविद्यालय को कुमार गुप्त के उत्तराधिकारियों द्वारा पूरा सहयोग और संरक्षण मिला। वेनसांग के अनुसार 470 ईस्वी में गुप्त सम्राट नरसिंह गुप्त बालादित्य ने नालंदा में एक सुंदर मंदिर निर्मित करवाया, जिसमें 80 फुट ऊंचे तांबे की बुद्ध की प्रतिमा को स्थापित कराया गया था। चीनी यात्री वेनसांग जब भारत आया, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में 8,500 छात्र और 1,510 अध्यापक थे। अनेक पुराभिलेखों और 7वीं सदी के में भारत भ्रमण के लिए आए चीनी यात्री वेनसांग तथा इत्सिंग के यात्रा विवरणों से इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का महत्वपूर्ण एक वर्ष एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया, और प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म यहीं पर हुआ था। गुप्त वंश के पतन के बाद भी आने वाले शासकों ने इस विश्वविद्यालय का संरक्षण किया और अपना महत्वपूर्ण योगदान जारी रखा, क्योंकि वे जानते थे कि ये विश्वविद्यालय जो है ये भारतवर्ष की धरोहर है, और इसी के बल पर भारत जो है वो विश्व गुरु बना हुआ है। बाद में महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों ने भी इसका संरक्षण किया। स्थानीय शासकों, विदेशी शासकों से भी इस विश्वविद्यालय को अनुदान मिलता था। यहाँ इतनी किताबें रखी थीं कि जिन्हें गिन पाना आसान नहीं था। हर विषय की किताबें इस विश्वविद्यालय में मौजूद थी। मेरे फ्रेंड, नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा, आवास, भोजन आदि का कोई शुल्क छात्रों से नहीं लिया जाता था। सभी सुविधाएं यहाँ निःशुल्क थी। राजाओं और धनी सेठों के द्वारा दिए गए दान से इस विश्वविद्यालय का जो है खर्च चलता था। इस विश्वविद्यालय को 200 ग्रामों की आय प्राप्त होती थी। यह भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्व विख्यात केंद्र था। महान बौद्ध धर्म
कि इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों के तथा अनेक देशों के छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। यहाँ धर्म ही नहीं, राजनीति, शिक्षा, इतिहास, ज्योतिषी, विज्ञान आदि की भी शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर सभी विषयों का ज्ञान दिया जाता था और इस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय जो है पूरे विश्व की धरोहर थी। माय डियर फ्रेंड, नालंदा विश्वविद्यालय बाद में बौद्धों के द्वारा संरक्षित किया गया और बौद्धों के द्वारा संरक्षित करने के कारण ये एक ज्ञान की अनूठी परंपरा और जीवंत इंस्टीट्यूट के रूप में ये भारत में विकसित हुई। बिहार जो है बौद्ध धर्म का गढ़ था। इस गढ़ को ढाने के लिए खलीफाओं के द्वारा एक तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी को भेजा गया था। इस विश्वविद्यालय की 4वीं से लेकर 11वीं सदी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी, लेकिन इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी नामक एक मुस्लिम तुर्क लुटेरे ने 1199 ईस्वी में इसे जलाकर नष्ट कर दिया। इस कांड में हजारों दुर्लभ पुस्तकें जलकर राख हो गई। महत्वपूर्ण दस्तावेज जो यहाँ रखे हुए थे वो भी नष्ट हो गए। कहा जाता है कि वहाँ इतनी पुस्तकें थी कि आग लगने के बाद भी 3 माह तक पुस्तकें धू कर जलती रही। आश्चर्य की बात है, वह लुटेरा सिर्फ 200 घुड़सवारों के साथ आया था और नालंदा विश्वविद्यालय में उनसे कम से कम 20,000 छात्र पढ़ रहे थे। निहत्थे और अहिंसक बौद्ध भिक्षुकों ने कभी यह कल्पना नहीं की थी इस विश्वविद्यालय को सुरक्षा की जरूरत भी होगी। इस क्रूर तुर्क ने विश्वविद्यालय के पास रह रहे बौद्धों और अनेक धर्माचार्यों और बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम किया। उसने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। हजारों बौद्ध भिक्षुओं का कत्ल कर दिया गया और हजारों भिक्षु श्रीलंका या नेपाल चले गए। खिलजी ने बिहार में चुन कर सभी बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया और लोगों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया था। इस्लामी चरमपंथियों ने गया के बोधि स्थल को भी अपना हमले के लिए चुना। माय डियर फ्रेंड, सिर्फ 200 घुड़सवार इस बड़ी विरासत को ध्वस्त करने में, नष्ट करने में सफल हुए। क्यों? ये बौद्ध धर्म के द्वारा संरक्षित था। जाति पाति और ऊंच नीच का यहाँ कोई भेदभाव नहीं था। उच्च ज्ञान की परंपरा यहाँ स्थापित थी और सभी जाति के गरीब अमीर सभी को जो योग्य थे उनको यहाँ शिक्षा दी जाती थी। और यह बात भारत में रह रहे उस समय के जातिवादी मानने वाले, जातियों को मानने वाले लोगों को मान्य नहीं थी। उन्होंने मुस्लिम को भारत में लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। बौद्ध धर्म को नष्ट करने में, मुस्लिमों को आगे बढ़ाने में हिंदुओं का ही हाथ है। ऐसे हिंदू जो जाति पाति को मानते थे, धर्म को मानते थे और चाहते थे कि उनका वर्चस्व हो, वे नहीं चाहते थे कि नालंदा विश्वविद्यालय रहे और भारत जो है यह जाति पाति की व्यवस्था से दूर हो जाए। इन्हीं सब कारणों से मुस्लिमों को संरक्षण दिया गया और भारत को गुलाम बनाया गया और भारत जो है 1999 के बाद से 1000 साल तक गुलाम रहा। नहीं तो आज भारत की स्थिति कुछ और होती और भारत पूरी दुनिया का एक विकसित केंद्र होता। माय डियर फ्रेंड, नालंदा की हजारों जलाई गई पुस्तकों में बहुत सा ऐसा ज्ञान विलुप्त हो गया जो आज दुनिया के काम आता। कैसे बचाया दुर्लभ पांडुलिपियों को? कहते हैं कई अध्यापकों और बौद्ध भिक्षुओं ने अपने कपड़ों में छुपाकर कई दुर्लभ पांडुलिपियों को बचाया और उन्हें तिब्बत की ओर ले गए। कालांतर में इन्हीं ज्ञान निधियों ने तिब्बत क्षेत्र के बौद्ध धर्म और ज्ञान के बड़े केंद्रों में परिवर्तित कर दिया। वहां ज्ञान के बड़े केंद्र विकसित हो गए। इस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय का जो आज उद्घाटन हुआ है, ये भारतीय परंपरा और भारतीय ज्ञान की शक्ति को उजागर करने के लिए काफी आवश्यक है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस ज्ञान के केंद्र को हम विकसित करें जो भारत को एक महान भारत और विश्व गुरु बनाने में सक्षम हो। धन्यवाद।